हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम क्या करते हैं कि जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने आपके स्टेट बोर्ड्स के लिए जो प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर्स दिए हुए हैं उनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हर एक वीडियोस में हम क्या करेंगे, ये जितने भी चैप्टर्स के ऊपर प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं उनको डिस्कस करेंगे। अभी मैं इसमें डिस्कस करता हूँ एमसीक्यूज को। तो ये एमसीक्यूज तो आपके स्टेट बोर्ड्स में भी आ रहे हैं, ठीक है, एमएससीटी के लिए भी अच्छे हैं और जेई मेंस के लिए भी अच्छे हैं। बिल्कुल सिमिलर वे में कुछ क्वेश्चंस एकदम स्टेट बोर्ड्स लेवल के रहेंगे, तो कुछ डेफिनेटली जेई लेवल के क्वेश्चंस हैं। तो स्टूडेंट लेट अस स्टार्ट विद दीज टू क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। अब आपको क्या बताना है कि यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट्स जो है वो ट्रू है। देखो स्टेटमेंट्स हम क्या करेंगे कि आपका जो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, तो कॉन्सेप्ट को भी रिवाइज करेंगे, करेक्ट है कि नहीं। तो फाइन, यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो स्टेटमेंट दो प्रकार के होते हैं, एक तो सिंपल स्टेटमेंट होता है और एक कंपाउंड स्टेटमेंट होता है। बेसिकली जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक सिंपल स्टेटमेंट और दूसरा कंपाउंड स्टेटमेंट। तो अब आप ऑप्शन ए देखिए, 3 + 7 = 4 और 3 - 7 = 4। तो यहाँ पे दो सिंपल स्टेटमेंट्स को आर के बेस पे ज्वाइन कर दिया, मतलब एक कंपाउंड स्टेटमेंट मिला है। तो ये एक कंपाउंड स्टेटमेंट है। तो अब ये कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं है, इसको चेकआउट करना है, ठीक है कि नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो पहले हम इसी को देखते हैं। तो पी क्या बन जाएगा आपका, 3 + 7 दैट इज इक्वल टू 4। ठीक, अब 3 + 7 = 4 की ट्रूथ वैल्यू देखते हैं। ट्रूथ वैल्यू मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो 3 + 7 = 4, इसका जो ट्रूथ वैल्यू आएगा वो एफ आएगा। दूसरा स्टेटमेंट क्यू है, दैट इज 3 - 7 = 4, तो इसका भी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स आएगा, करेक्ट है। और अब आपका ये जो स्टेटमेंट ए है ये एक्चुअली में पी रिजेक्शन क्यू है। अब ये पी रिजेक्शन क्यू की ट्रूथ वैल्यू क्या आएगी। देखिए आपको जब डिजेक्शन होता है तो ट्रूथ टेबल बनाने के लिए जो रूल होता है कि पी और क्यू अगर दोनों एफ है, यानी उनकी ट्रूथ वैल्यू अगर एफ है, तब पी डिजेक्शन क्यू की ट्रूथ वैल्यू एफ आएगी, अदरवाइज ट्रू आएगी, करेक्ट है। तो यहाँ पे ये भी एफ है, यहाँ पे ये भी एफ है, तो फाइनली इन दोनों का जो डिजेक्शन होगा वो भी एफ आएगा। मतलब ये स्टेटमेंट का जो ट्रूथ वैल्यू है वो एफ है, करेक्ट है। और हमको चाहिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। आई होप दैट कोई इशू नहीं है, सब क्लियर है, फाइन। तो ये ऑप्शन तो हट गया स्टूडेंट। अब सेकंड में आते हैं। सेकंड ऑप्शन भी बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब कॉन्सेप्ट आपको अच्छा उन्होंने रिवाइज करने की कोशिश किया है। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है कि इफ पुणे इज इन महाराष्ट्र देन हैदराबाद इज इन केरला। अब देखिए ये कंपाउंड स्टेटमेंट है और ये कंडीशनल स्टेटमेंट है। तो हर एक वेराइटी के जो भी कॉन्सेप्ट्स है ना, सबको कवर करने की कोशिश किया है इस पूरे एमसीक्यूज में स्टूडेंट्स। सो बिकॉज ऑफ दैट अगर आपने ये 10 एमसीक्यूज कर लिया अभी, जैसे हम लोग अभी कर रहे हैं, तो आपके पूरे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाते हैं। फिर वो आप चाहे बोर्ड्स की एग्जाम दो, चाहे वो एमएससीटी की एग्जाम दो, चाहे वो आप जेईई मेंस का एग्जाम दो, ठीक है। बस ये है कि आप कितने क्विकली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाते हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हमेशा रहता है किसी भी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए। तो स्टूडेंट्स अब ये इसमें आते हैं, पुणे इज इन महाराष्ट्र, तो पी ले लीजिए, पुणे इज इन महाराष्ट्र। क्यू ले लीजिए, क्यू क्या होगा, हैदराबाद इज इन केरला, हैदराबाद इज इन केरला, ठीक है। तो अब आप देखिए कि आपका जो स्टेटमेंट जो यहाँ पे है वो एक कंपाउंड स्टेटमेंट है, जो कि एक्चुअली में कंडीशनल कंपाउंड स्टेटमेंट है, करेक्ट है। तो यहाँ पे इफ मतलब P इम्प्लाइज Q की बात किया है, P इम्प्लाइज Q, ये P इम्प्लाइज Q पूरा बन जाएगा। ये पुणे इज इन महाराष्ट्र, देन हैदराबाद इज इन केरला। अब ये स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू क्या है, क्या इसकी ट्रूथ वैल्यू टी है कि इसकी ट्रूथ वैल्यू एफ है, चेकआउट करते हैं उसको। अब आते हैं पी के ऊपर, पुणे इज इन महाराष्ट्र, इसकी ट्रूथ वैल्यू तो टी आएगी, कोई इश्यू नहीं है, करेक्ट। और फिर दूसरा हैदराबाद इज इन केरला, इसकी ट्रूथ वैल्यू एफ आएगी। अब आपको पी इम्प्लाइज क्यू का ट्रूथ टेबल कैसे बनाते हैं आपको रूल मालूम होना चाहिए कि अगर ये एफ है, ये एफ है
और ये टी है, तब तो इसकी ट्रूथ वैल्यू एफ आती है, अदरवाइज ट्रूथ वैल्यू टी आएगी। करेक्ट है कि नहीं? हाँ, ये तो हो गया इसका रूल। अब यहाँ पे आते, यहाँ पे क्यू ऑलरेडी एफ है, कोई इश्यू नहीं, और पी ऑलरेडी टी है, तो फिर इसकी ट्रूथ वैल्यू एफ आएगी स्टूडेंट। तो हमको यहाँ पे चाहिए ट्रूथ वैल्यू टी वाले, तो ये वाला स्टेटमेंट भी कट गया, ये ऑप्शन भी कट गया। करेक्ट है? तो आपने यहाँ पे रिवाइज कर लिया सारी चीज़ों को, कंडीशनल स्टेटमेंट कैसा होता है, फिर उसकी ट्रूथ वैल्यूज कैसी बनाई जाती है, ट्रूथ टेबल कैसे बनाते हैं, इसको भी हमने चेकआउट कर लिया। और तीसरे क्या आते हैं, इट इज फॉल्स दैट 12 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। ये पहला ही क्वेश्चन इतना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स की बहुत सारे एस्पेक्ट को यहाँ पे कवर किया है। अब आप देखते हैं, इट इज फॉल्स दैट, इसका मतलब ये नेगेशन की बात कर रहा है, और किसके नेगेशन की, 12 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। ऑलरेडी 12 इज नॉट डिविजिबल बाय 3 एक और नेगेशन है, नेगेशन वाले स्टेटमेंट का वापस नेगेशन की बात कर रहे हैं। समझ में आ गया होगा आपको, ओरिजिनल स्टेटमेंट मिलने वाला है। तो देखिए 12 इज नॉट डिविजिबल बाय 3 मतलब पी आपको लिखना पड़ेगा 12 इज डिविजिबल बाय 3। करेक्ट है? क्लियर है? तो ये हो गया 12 इज डिविजिबल बाय 3, और डेफिनेटली इसकी ट्रूथ वैल्यू तो टी आएगी, कोई इश्यू नहीं है, ट्रूथ वैल्यू टी है। उसके बाद में 12 इज नॉट डिविजिबल बाय 3 मतलब नेगेशन ऑफ पी की बात कर रहा है। 12 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू अब आ गई फॉल्स। करेक्ट है? क्योंकि पी की स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू टी है, तो फिर नेगेशन ऑफ पी का जो ट्रूथ वैल्यू होगा वो एफ होगा। और अब हमको बात करना है, इट इज फॉल्स दैट मतलब नेगेशन ऑफ पी की बात करना है। ये जो स्टेटमेंट है वो एक्चुअली में नेगेशन ऑफ पी है, जिसमें पी ये स्टेटमेंट है। करेक्ट है? तो डेफिनेटली ये पी हो जाएगा, पी हो जाएगा मतलब 12 इज डिविजिबल बाय 3, और जिसकी की ट्रूथ वैल्यू टी आती है। तो यहाँ पे हमारा ये ऑप्शन करेक्ट है स्टूडेंट्स। करेक्ट है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। और फिर नेक्स्ट वाले ऑप्शन को चेक करने की जरूरत नहीं है, फिर भी हम चेक कर लेते हैं। स्क्वायर ऑफ एनी ऑड इंटीजर इज गिवन। सबसे पहली बात, इसको तो आप देखिए कि क्या ये सिंपल स्टेटमेंट है कि कंपाउंड स्टेटमेंट है। तो ये एक सिंपल स्टेटमेंट है। कैसा है? द स्क्वायर ऑफ एनी ऑड इंटीजर इज इवन। अरे भाई, ऑड इंटीजर 3 ले लीजिए, उसका स्क्वायर कर लीजिए, 9 जो कि इवन नहीं है, 5 का स्क्वायर ले लीजिए, 25 जो कि इवन नहीं है। तो ऑलरेडी ये सिंपल स्टेटमेंट है जिसकी की ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है। तो यही एक कंपाउंड स्टेटमेंट आ जाता है स्टूडेंट्स, जिसकी की ट्रूथ वैल्यू टी है। ठीक है? तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 2 देखिए स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेटमेंट। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, देखने से ही पता चल जाता है कि इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। करेक्ट है? ये स्टेटमेंट नहीं होगा, कम हियर। अब स्टेटमेंट और सेंटेंस के बेसिक्स को मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ कि देखिए कोई भी सेंटेंस स्टेटमेंट हो जाता है अगर वो या तो ट्रू है या फॉल्स है, दोनों साइमल्टेनियसली नहीं हो सकता। करेक्ट है कि नहीं? तो दोनों में से कोई एक होना चाहिए। अगर इसके बारे में हम कुछ भी नहीं बोल सकते कि ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तो फिर वो स्टेटमेंट नहीं रहता, सिंपली सेंटेंसेस रहते। हालांकि ओपन सेंटेंसेस को हम स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। आपको मालूम होगा ओपन सेंटेंसेस में कुछ अननोन वेरिएबल इन्वॉल्व हो जाते हैं जिनको पर्टिकुलर वैल्यू देते हैं, तो वो स्टेटमेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। करेक्ट है कि नहीं? तो यहाँ तो आप देखिए 2 + 2 = 4, ये ट्रू है मतलब ये स्टेटमेंट है। 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर, ये भी ट्रू है मतलब ये भी स्टेटमेंट है। मुंबई इज इन महाराष्ट्र, ये भी ट्रू है मतलब ये भी स्टेटमेंट है। लेकिन कम हियर के बारे में आप नहीं बोल सकते कि ये ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स स्टेटमेंट है, तो फिर इसका मतलब ये स्टेटमेंट नहीं है। तो ये ऑप्शन करेक्ट है स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर सी। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन को चेकआउट करते हैं। चलिए अब ये थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इसमें थर्ड क्वेश्चन देखिए, P इज एनी स्टेटमेंट देन P डिसजंक्शन नेगेशन ऑफ P इज अ कंटिंजेंसी, कॉन्ट्राडिक्शन और टोटोलॉजी, या फिर ऑप्शन डी नन। ठीक है सर? तो ये क्वेश्चन तो वर्बली आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दे देता है कि ये टोटोलॉजी है। कैसे? कि देखिए P डिसजंक्शन नेगेशन ऑफ P, तो आप ट्रूथ टेबल बना लीजिए, नेगेशन ऑफ P और P डिसजंक्शन नेगेशन ऑफ P। तो P अगर T है तो ये F हो जाएगा, ये अगर F है तो ये T हो जाएगा,
और अब यहाँ पे हमको डिसजंक्शन का रूल लगाना है, मतलब दोनों एफ होंगे तब तो वो एफ होगा, अदरवाइज टी होगा। तो दोनों एफ नहीं है तो टी, दोनों एफ नहीं है तो टी। यहाँ से ये पता चल गया कि ये एक टोटोलॉजी है। स्टूडेंट्स, इसको हम दूसरे तरीके से भी करते हैं, जिसको हम बोलते हैं वेन डायग्राम अप्रोच। तो देखिए, वेन डायग्राम अप्रोच में आप इसको पी और ये क्यू दो सिंपल स्टेटमेंट लेते हैं। नेगेशन ऑफ पी की बात करेंगे ना, तो फिर इसको हम इतने पोर्शन को नेगेशन ऑफ पी बोलेंगे। और आपको ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पी है, तो फिर पी और नेगेशन ऑफ पी का अगर डिसजंक्शन लेंगे तो ये पूरा पी डिसजंक्शन क्यू आ जाएगा, वो दिख रहा है। तो पी डिसजंक्शन क्यू है, तो ये टोटोलॉजी है। अगर इसका हम नेगेशन लेंगे ना तो वो एक 5 सेट आ जाएगा, जिसको हम फैलेसी बोलेंगे। तो ये एक वेन डायग्राम अप्रोच भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस को एकदम देखते ही सॉल्व करने के लिए। करेक्ट है कि नहीं? खैर, ये तो हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब आते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर। फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। और इस प्रकार के क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स, है ना। अगर क्वेश्चन को डिफिकल्ट पूछना है तो फिर वो इस वैरायटी में पूछ सकता है। देखिए क्या क्वेश्चन है कि पी एंड क्यू आर टू स्टेटमेंट्स, देन पी इम्प्लाइज क्यू, डबल इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ पी। ठीक है साहब। तो इसमें क्या है कि कंडीशनल स्टेटमेंट भी है और बाई कंडीशनल स्टेटमेंट भी है। देखिए, बाई कंडीशनल स्टेटमेंट होता है ना, एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको बता दूं कि बाई कंडीशनल स्टेटमेंट जो होता है वो कंजक्शन होता है कंडीशनल और उसके कन्वर्स का। कंडीशनल स्टेटमेंट पी इम्प्लाइज क्यू, ये कॉन्सेप्ट को नोट करेंगे। इसका कंजक्शन कर देंगे इसके कन्वर्स से, मतलब क्यू इम्प्लाइज पी। तो पहली बात, पी इम्प्लाइज क्यू का कन्वर्स क्यू इम्प्लाइज पी है, या ये दोनों एक दूसरे के कन्वर्स है। करेक्ट है। और इन दोनों का अगर हम कंजक्शन लेते हैं तो वो पी डबल इम्प्लाइज क्यू हो जाता है, पी डबल इम्प्लाइज क्यू। करेक्ट है, ये पॉइंट आपको नोट करना है। फाइन। अब आपको यहाँ उस बात को देखना है कि पी एंड क्यू आर टू स्टेटमेंट, देन पी इम्प्लाइज क्यू, डबल इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ क्यू, नेगेशन ऑफ पी इज व्हाट। ठीक है साहब। तो अब आप क्या करेंगे? हाँ जी, अब आप क्या करेंगे? तो आप इसको ये लगा दीजिए, कोई इश्यू नहीं है। ये स्टेटमेंट आपका पी इम्प्लाइज की, तो ये तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर इस कॉन्सेप्ट को इसमें अप्लाई करेंगे तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए बोला ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो बेहतर है आप इसको ट्रूथ टेबल से बना लीजिए। ठीक है, तो ट्रूथ टेबल से हम इसको कैसे बनाएंगे, इसको चेकआउट करते हैं। देखिए, ट्रूथ टेबल आपके पास में पी क्यू, पी और क्यू, और फिर आएगा नेगेशन ऑफ पी, फिर आएगा नेगेशन ऑफ क्यू। ठीक है, और फिर आपका बनेगा पी इम्प्लाइज क्यू, और फिर आपका बनेगा नेगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ पी, और फाइनली आपका बनेगा पी इम्प्लाइज क्यू, और फिर इसका डबल इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ पी। ठीक है, हालांकि इसको भी आप आसानी से कर सकते, कोई इशू नहीं है। अगर आपने कंडीशनल स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू आपको मालूम है क्यू एफ होना चाहिए, पी टी होना चाहिए, तब तो वो एफ होगा। करेक्ट है, अदरवाइज टी होगा। तो आप डबल कंडीशनल जो होते बाई कंडीशनल स्टेटमेंट है उसके भी ट्रूथ वैल्यूज को जानते हैं कि दोनों आइडेंटिकल होना चाहिए, तब तो वो टी होगा, अदरवाइज एफ होगा। करेक्ट है ना। तो यहाँ से आप भी बना सकते हैं। खैर, यहाँ पे रहते हैं टी टी, ये एफ और ये एफ हो जाएगा, ये टी, ये एफ, ये टी, ये एफ हो जाएगा, ये एफ, ये एफ, ये टी हो जाएगा, और ये एफ हो जाएगा, ये टी हो जाएगा, ये एफ, ये टी। करेक्ट है। और अब आपके कंडीशनल स्टेटमेंट पी इम्प्लाइज क्यू में इसको देखो, ये एफ है, ये टी है, तो ये हो जाएगा आपका एफ, अदरवाइज ये टी हो गया। करेक्ट है, तो ये भी रूल हो गया। नेगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ पी, नेगेशन ऑफ पी को पहले एफ देखो, एफ देखो तो ये टी होना चाहिए, नहीं है। एफ देखो ये टी है तो ये एफ हो गया, एफ इधर कहीं नहीं है, इसका मतलब ये टी। करेक्ट है। और अब आपको क्या करो, यहाँ पे डबल इम्प्लाइज लगा, मतलब ये दोनों आइडेंटिकल होना चाहिए, तो वो टी होगा। तो ये भी टी हो गया, ये भी टी हो गया, और ये भी टी हो गया, आइडेंटिकल है। इसका मतलब ये एक टोटोलॉजी है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये था हमारा थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन, जिसमें ये फोर्थ क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लेट्स मूव ऑनवर्ड टू द फिफ्थ एंड सिक्स्थ क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, अब हम आ गए फिफ्थ क्वेश्चन पे और सिक्स क्वेश्चन के ऊपर। देखिए, आपको कॉन्सेप्ट को हमेशा रिवाइज करते रहना चाहिए, और ये
प्रैक्टिस जो हम क्वेश्चंस की कर रहे हैं ना, इसमें उसने सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने की कोशिश किया है और फिर इनके बेस पे हम क्वेश्चन बनाते हैं। अब इस क्वेश्चन 5 में देखिए कि नेगेशन निकालना है कंडीशनल स्टेटमेंट का। अब कंडीशनल स्टेटमेंट किसके इक्विवेलेंट होता है, वो कॉन्सेप्ट को हमेशा यूज करना पड़ता है कि देखिए P इम्प्लाइज Q, ये तो आपका कंडीशनल स्टेटमेंट है, ठीक है, और ये इक्विवेलेंट होता है नेगेशन ऑफ P डिसजंक्शन Q के। ये बात को आपको पकड़ के रखना है, ये बहुत यूज होता है स्टूडेंट्स, है ना, और क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेते हैं हम विदाउट ट्रूथ टेबल। ये इक्विवेलेंट फॉर्म जरूर याद रखेंगे। तो यहाँ पे लेकिन बात कर रहा है इसमें P इम्प्लॉय, इसके नेगेशन की बात कर रहा है। हम बात कर रहे हैं नेगेशन ऑफ P इम्प्लॉइज P डिसजंक्शन नेगेशन ऑफ Q, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे ब्रैकेट लिख देता हूँ। तो देखिए पहले कंडीशनल स्टेटमेंट का इक्विवेलेंट फॉर्म इस रूप में लिखिए, ठीक है, इस फॉर्म में लिखेंगे इक्विवेलेंट फॉर्म। तो नेगेशन को अभी रख दीजिए, इसका इक्विवेलेंट फॉर्म करेंगे तो नेगेशन ऑफ P आएगा और डिसजंक्शन आएगा, करेक्ट है, ठीक है। नेगेशन ऑफ P डिसजंक्शन, यहाँ पे P डिसजंक्शन नेगेशन ऑफ Q, ये हो गया। फाइन स्टूडेंट्स, अब आप क्या करें कि नेगेशन ले लीजिए। नेगेशन लेंगे तो ये P हो जाएगा, ये हो जाएगा P, और ये डिसजंक्शन कंजंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ अगर नेगेशन ऑफ P, नेगेशन ऑफ पूरा ही नेगेशन ऑफ P डिसजंक्शन नेगेशन ऑफ Q, ये हो गया। तो P कंजंक्शन नेगेशन ऑफ P, अब इसको नेगेशन को अंदर डाल दिया उसने, ठीक है, तो ये हो जाएगा नेगेशन ऑफ P और ये डिसजंक्शन कंजंक्शन हो जाएगा। नेगेशन ऑफ नेगेशन Q करेंगे तो Q आ जाएगा। तो P कंजंक्शन नेगेशन ऑफ P कंजंक्शन Q, ऑप्शन बी करेक्ट है स्टूडेंट्स। तो हमने क्या यूज किया है, हमने वो इक्विवेलेंट फॉर्म पहले P इम्प्लाइज Q का जो इक्विवेलेंट फॉर्म है कि P इम्प्लाइज Q इक्विवेलेंट होता है नेगेशन ऑफ P डिसजंक्शन Q और फिर उसका नेगेशन। तो जब भी कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो हमने ये 3 इंपॉर्टेंट इक्विवेलेंट फॉर्म कंडीशनल स्टेटमेंट के तो बताते ही है, जिसमें कि ये एक फॉर्म हो जाता है, फिर वो कॉन्ट्रा पॉजिटिव वाला फॉर्म भी हम इसमें बताते हैं, करेक्ट है, और फिर उनका नेगेशन ले लेते हैं। फाइन, तो स्टूडेंट्स अब ये देखिए सेकंड क्वेश्चन 6 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं कि सिंबॉलिक फॉर्म लिखने के लिए बोला है, ठीक है। सिंबॉलिक फॉर्म P क्या है, ही इज इंटेलिजेंट, Q ही इज स्ट्रॉन्ग, देन द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द स्टेटमेंट इट इज रॉन्ग। इट इज रॉन्ग का मतलब आपका पहले नेगेशन तो आना ही आना है, ठीक है, ठीक है। दैट ही इज इंटेलिजेंट और स्ट्रॉन्ग, अब आर है मतलब डिसजंक्शन भी है, करेक्ट है कि नहीं, कंपाउंड स्टेटमेंट डिसजंक्शन है। तो ही इज इंटेलिजेंट और आर मतलब P डिसजंक्शन Q और इसका नेगेशन, बस सिंपल सी बात है, P डिसजंक्शन Q और उसका नेगेशन, ये बन गया इसका सिंबॉलिक फॉर्म। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। 7 और 8 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। अब ये 2 क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट 7 और 8। तो 7 क्वेश्चन तो बिल्कुल गलत टाइप का क्वेश्चन है, किसी ने भी जो फ्रेम किया है वो क्वेश्चन ठीक तरीके से फ्रेम नहीं हुआ है। और 8 क्वेश्चन इतना ही इंटरेस्टिंग है जिसमें हमको वो जो कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव उसको रिवाइज करने की कोशिश की। देखिए 7 क्वेश्चन क्या बोलते हैं, अ बाई कंडीशनल स्टेटमेंट इज अ कंजंक्शन ऑफ 2 डैश स्टेटमेंट्स, ठीक है। आपको मालूम है कि बाई कंडीशनल स्टेटमेंट इसके पहले बताया था कंजंक्शन होता है कंडीशनल स्टेटमेंट और इट्स कन्वर्स का, जिसमें कि अभी हम बात भी कर लेते हैं कि देखिए ये P इम्प्लाइज Q है, ये कंडीशनल स्टेटमेंट है, ठीक है साहब, कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है, और P डबल इम्प्लाइज Q ये आपका बाई कंडीशनल स्टेटमेंट है। बाई कंडीशनल का मतलब ये यहाँ पे 2 कंडीशनल स्टेटमेंट का कंजंक्शन है और ये इक्विवेलेंट होता है P इम्प्लाइज Q कंजंक्शन Q इम्प्लाइज P का। अब अभी इसके पहले मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, तो ये कंडीशनल स्टेटमेंट है, ये भी कंडीशनल स्टेटमेंट है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के कन्वर्स है, दोनों एक दूसरे की क्या है, कन्वर्स है, जो अभी इस नेक्स्ट क्वेश्चन में आने वाला है। तो बाई कंडीशनल स्टेटमेंट एक्चुअली में कंजंक्शन ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट एंड इट्स कन्वर्स, ऐसा स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट होगा। जबकि ये क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या बोलता है, बाई कंडीशनल स्टेटमेंट इज द कंजंक्शन ऑफ 2 नेगेटिव स्टेटमेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट, कनेक्टिव स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट। तो थोड़ा सा क्वेश्चन सही तरीके से ये फ्रेम नहीं हुआ, ऐसा मैं सोचता हूँ, ज़्यादा कंफ्यूज क्रिएट करता है। एक्चुअली में बाई कंडीशनल स्टेटमेंट इज ऑफ कोर्स द कंजंक्शन ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट एंड इट्स
कन्वर्स, ये ट्रू स्टेटमेंट हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये लास्ट क्वेश्चन को देखिए 8 में, if P implies Q is an implication, then the implication negation of Q implies negation of P is called its क्या है। तो अभी जैसे मैंने बात कर दिया था कि आपका P implies Q ये कंडीशनल स्टेटमेंट होता है, कंडीशनल स्टेटमेंट। तो नेगेशन ऑफ P, नेगेशन ऑफ Q इसका इनवर्स हो जाता है, इनवर्स, और Q implies P इसका कन्वर्स हो जाता है, और नेगेशन ऑफ Q implies नेगेशन ऑफ P इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव रहता है। तो ये तीनों चीज़ों को आपको रिवाइज करवा दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो आपको ये हमेशा याद होना चाहिए। तो डेफिनेटली यहाँ तो ऑप्शन बी होगा, क्योंकि नेगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ पी क्या होगा, कॉन्ट्रा पॉजिटिव होगा विथ रिस्पेक्ट टू दिस पी इम्प्लाइज क्यू। अगर क्यू इम्प्लाइज पी होता है तो उसको कन्वर्स बोलते हैं, और नेगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ क्यू है तो उसको इनवर्स बोलते हैं, और नेगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ पी है तो उसको हम कॉन्ट्रा पॉजिटिव बोलते हैं। ठीक है, लास्ट 2 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स मेरे पास में सिर्फ 2 मिनट का टाइम है यहाँ पर, तो हम 9 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं कि द नेगेशन ऑफ दिस कंडीशनल स्टेटमेंट। देखिए अभी अभी मैंने बोला था कि नेगेशन ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट इक्विवेलेंट होंगे, इसका नेगेशन डिसजंक्शन ये एज इट इज, करेक्ट है। और अब आप नेगेशन लगाइए तो ये नेगेशन नेगेशन कट जाएगा, पी कंजक्शन क्यू हो जाएगी, ये डिसजंक्शन कंजक्शन में कन्वर्ट हो गया, और फिर इसका नेगेशन, तो नेगेशन करेंगे तो ये नेगेशन ऑफ आर, और ये डिसजंक्शन कंजक्शन में हो गया, नेगेशन ऑफ नेगेशन पी पी हो गया। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, देखिए पी कंजक्शन क्यू कंजक्शन नेगेशन ऑफ आर कंजक्शन पी, तो ये सब कंजक्शन में है, तो ये नेगेशन ये पी और पी कंजक्शन क्यू एक ही है, तो ये सिंपली पी कंजक्शन क्यू और कंजक्शन नेगेशन ऑफ आर, इसका मतलब ये आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, करेक्ट है। फाइन स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अब ये 10th क्वेश्चन आप कर लेंगे खुद ब खुद, इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, सारे के सारे ट्रूथ टेबल से भी बना लीजिए, कोई स्टूडेंट कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये आपको मैं एज ए होमवर्क दे देता हूँ सो दैट आपको ये करने में अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये थे हमारे एमसीक्यूज लॉजिक के ऊपर बेस्ड, जो आपके महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को दिए है। तो अभी इसके बाद मैं दूसरे चैप्टर्स के एमसीक्यूज को डिस्कस करता हूँ, या फिर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो 1 मार्क्स 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के उनको भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है।